हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम फिर से एक नई वीडियो लेके आए हैं और ज्योग्राफी के अंदर ही हम अगला एक टॉपिक पढ़ेंगे आज की क्लास में। और इसके अंदर हमने पिछली क्लासेस के अंदर क्या था कि हमने वायुमंडल के बारे में पढ़ लिया था, स्थलमंडल के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब हम जलमंडल के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन उसके अंदर एक अलग से टॉपिक आता है महासागरीय जल। उस महासागरीय जल के बारे में आज हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमने एक क्लास के अंदर पढ़ा था कि जो पृथ्वी है, हमारी संपूर्ण पृथ्वी है, उसके अंदर 71% एरिया ऐसा है जहाँ पे पानी पाया जाता है। तो उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे, क्योंकि देखो पृथ्वी एक हमारा ऐसा अकेला ग्रह है सौरमंडल के अंदर जिसके अंदर पानी पाया जाता है, और इसीलिए इसको नीला ग्रह बोला जाता है, क्योंकि इसके 71% जगह पे पानी पाया जाता है। और क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे डायरेक्ट कि कितने प्रतिशत जगह पे पृथ्वी के पानी मिलता है, जल मिलता है, और इस नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो दूसरा हम पढ़ते हैं महासागरीय जल के बारे में, क्योंकि जो जल है वो नवीकरणीय साधन है, कि वो चक्र है उसका, कि वो पहले मतलब कि महासागर के अंदर है, फिर वो वायुमंडल में चला जाएगा, फिर वो वर्षा के रूप में फिर वापस जमीन पे आ जाएगा, फिर वो चक्कर में घूमता रहता है। ठीक है, तो इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि महासागरीय जल का जो वितरण है वो क्या क्या है। मोटा सा एक टॉपिक में हम देख लेते हैं। सबसे ज्यादा जो जल है वो महासागर के अंदर आपको मिलेगा। कितना प्रतिशत मिलेगा? 97.25%, यानी 97.25% आपको महासागर के अंदर मिलेगा। उसके अलावा जो हिमनद और हिमटोपी है, यानी बर्फ का जो जगह है, उसमें कितना है? 2.05% आपको ये मिलेगा। उसके अलावा जो भूमिगत जल है, जो जमीन के अंदर कितना प्रतिशत जल है, वो है 0.68%। झीलें हैं, हमने हमारे पृथ्वी के ऊपर बहुत सारी झीलें बनी हुई हैं, उन झीलों में कितना 0.01%। और नदी नाले, यानी वर्षा के रूप में या बर्फ पिघलने से जो नदियां बहती हैं, उसके अंदर कितना पानी है? 0.0001% उसके अंदर पानी मिलता है। तो एक छोटा सा था कि कितना किस एरिया में पानी हमारे पृथ्वी के ऊपर पाया जाता है। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगला हम एक पॉइंट और समझते हैं कि जो धरातल पे जो पानी है, वो लगभग 59% पानी जो धरातल पे गिरता है वो वाष्पीकरण के द्वारा वापस से वायुमंडल के अंदर चला जाता है, और जो बाकी जो पानी बच गया वो या तो नदी नालों में बह जाएगा या फिर वो भूमि के अंदर रिस जाएगा। इस तरीके से वो बाकी पानी का जो प्रयोग होता है हमारी पृथ्वी के ऊपर। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। कितना पानी कहाँ पे जाता है वो आपको समझ में आ गया होगा। उसके अलावा कुछ कारण है जो महासागर का जो जल है उसके तापमान पे भी निर्भर करता है और उसको प्रभावित करता है। तो उसके बारे में क्या है? एक तो सबसे पहला है कि अक्षांशीय, जो हमारा जो हमने ग्लोब के अंदर पढ़ा था, अक्षांशीय रेखा, देशांतर रेखा है। तो जो अक्षांशीय चीजें हैं वो कैसे उसको प्रभावित करती हैं। जो विषुवत रेखा जो हमने पढ़ा था, विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा से ऊपर या नीचे जाएंगे तो हमारा अक्षांशीय रेखाएं बढ़ते जाएंगी, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे करके 90 डिग्री तक ऊपर और 90 डिग्री नीचे जाती है। ठीक है, तो जब विषुवत रेखा पे जब पानी रहेगा, जल है महासागर का अगर, तो वो आप देखोगे वहां पे सबसे ज्यादा आपको टेम्परेचर मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे ऊपर या नीचे जाता जाएगा, साउथ पोल पे, नॉर्थ पोल पे, तो उसका जो टेम्परेचर है वो कम होता जाएगा। ठीक है, आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके अलावा दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि इसका जो दूसरा कारण क्या है? स्थल और जल का वितरण। क्योंकि अगर आप देखोगे हमारी पृथ्वी, हमने जब ग्लोब के अंदर पढ़ा था, ऊपर जो उत्तरी गोलार्ध है हमारा, उसके अंदर आपने देखा होगा कि जो जमीन का एरिया है, स्थल मंडल है, वो ज़्यादा है। एशिया महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप ज़्यादातर है, उत्तरी अमेरिका है, यूरोप महाद्वीप है, ये सब ज़्यादातर उत्तरी गोलार्ध के अंदर, हमारे ग्लोब के अंदर आप देखेंगे मिलेगा। दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण अमेरिका कुछ हिस्सा, तो ऑस्ट्रेलिया आता है, या फिर अफ्रीका का कुछ हिस्सा ज़्यादातर उसके अंदर आता है। और इस वजह से नीचे वाला जो हिस्सा है दक्षिणी गोलार्ध, उसमें जो पानी की मात्रा है वो आपको पानी की मात्रा ज़्यादा मिलेगी, उत्तरी गोलार्ध में कम मिलेगी। उत्तरी गोलार्ध में स्थलमंडल ज़्यादा होने की वजह से आप देखना, उत्तरी गोलार्ध का जो पानी है, जो जल है महासागर का, उसका जो तापमान है वो आपको ज़्यादा मिलेगा। कितना मिलेगा? लगभग 19% इसका एवरेज मिलता है उत्तरी गोलार्ध में, और लगभग 16% आपको मिलेगा ये दक्षिणी गोलार्ध के अंदर, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में और ये साउथ हेमिस्फीयर में। एक एवरेज टेम्परेचर जो आपको मिलेगा वो ये आपको मिलेगा उसके अंदर। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा एक तीसरा है महासागरीय धाराएं। देखो आपने बहुत बार महासागरीय धाराओं के बारे में पढ़ा होगा। वो क्या है कि महासागरीय धाराएं क्या होती हैं कि कुछ गर्म धाराएं और कुछ ठंडी धाराएं जो महासागर में बहती हैं।
इसको हम अगली क्लास में समझ लेंगे, लेकिन इसके अंदर अब थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे गल्फ स्ट्रीम है, एक गर्म महासागरीय धारा है, या लेब्राडोर है, ये एक ठंडी महासागरीय धारा है। तो गल्फ स्ट्रीम क्या करेगी, गर्म पानी को लेके आएगी और ठंडी एरिया में लेके उसको जाएगी, इससे ठंडा पानी जो होगा वो गर्म हो जाता है। और जो लेब्राडोर है वो ठंडे पानी को, ठंडी जल धारा है तो गर्म पानी में जाके मिलेगी तो गर्म पानी को ठंडा कर देगी। तो ये धाराएं हैं जो तापमान को प्रभावित करती हैं। अक्षांशीयता कारण हो गया, दूसरा उसका स्थलमंडल और कौन से एरिया में पानी ज़्यादा है, किस में कम है, किस में स्थल ज़्यादा है, ये एक दूसरा कारण हो गया। तीसरा महासागरीय धाराएं होंगी जो इसको प्रभावित करती हैं। मेरे ख्याल से आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट हम लेके चलेंगे आज के में, वो है ताप प्रवणता या थर्मोक्लाइन। अब ये ताप प्रवणता या थर्मोक्लाइन क्या होता है, इसके बारे में समझ लेते हैं। ताप प्रवणता, इंग्लिश में बोल देते हैं इसको थर्मोक्लाइन। ठीक है, ताप प्रवणता क्या होता है, बहुत ही सिंपल सा है कि जब हम समुद्र का या महासागर का जो जल हम देखते हैं तो आप देखोगे जो सबसे ऊपर का जो पार्ट होगा पानी का वो आपको गर्म मिलेगा, उसकी उष्मा या उसका तापमान आपको ज़्यादा मिलेगा, लेकिन उसका नीचे का हिस्सा धीरे धीरे उसका तापमान कम होता जाएगा। तो ताप प्रवणता क्या है, ये ताप प्रवणता वो एक सीमा का क्षेत्र है, उस महासागर के पानी का एक सीमा क्षेत्र है जहाँ पे तापमान बड़ी ही तेजी के साथ नीचे गिरना शुरू हो जाता है। ठीक है, मान लेते हैं ये जल है, ये सारा जल भरा हुआ है, तो इसमें जो ऊपर का पॉइंट है मान लेते हैं 0 डिग्री है जल का, धरातलीय जल जो है 0 डिग्री है, उसके नीचे नीचे उसका हम टेम्परेचर लेके चलते हैं। 0 डिग्री टेम्परेचर नहीं है, मैं इसको 0 पॉइंट मान के चल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हमारी जमीन शुरू हो जाती है पानी के साथ में। ठीक है, तो इसका जो हम इसके सब नीचे महासागर के नीचे जाएंगे और लगभग 500 मीटर हम नीचे चले जाएंगे, तो 500 मीटर जाने के बाद ये ताप प्रवणता क्षेत्र मान लेते हैं, थर्मोक्लाइन है कि इस पॉइंट पे जाने के बाद टेम्परेचर बड़ी ही तेजी के साथ नीचे चला जाएगा। क्योंकि जब आप महासागरीय जल देखेंगे उसमें आपको मुख्यतः 3 तरीके की परतें मिलेंगी। पहली परत तो ये होगी, इतना वाला 500 मीटर का एरिया, इसके अंदर आपको टेम्परेचर क्या मिलेगा, 20 से लेके 25 डिग्री एवरेज आपको टेम्परेचर मिलेगा इस पानी का। लेकिन उसके नीचे दूसरी जो परत है 500 मीटर से लेके 1000 मीटर तक की, ये दूसरी परत है, इसके अंदर टेम्परेचर इससे कम हो जाएगा। और इसके नीचे 1000 से लेके नीचे वाला जो एरिया है जो इसके अंदर आपको टेम्परेचर कम मिलेगा, कितना मिलेगा, लगभग 0 डिग्री तक इसका टेम्परेचर चला जाता है। तो 3 परतें हैं महासागर के अंदर, सबसे ऊपर वाली परत है उसके अंदर आपको टेम्परेचर सबसे ज़्यादा मिलेगा, और दूसरा इसके अंदर जो है पहली परत है थर्मोक्लाइन, इसी को बोलते हैं, जिस क्षेत्र में जिस एरिया में जाके तापमान जो पानी का वो कम हो जाए और बड़ी तेजी के साथ यहाँ पे टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है, ये ताप प्रवणता है। मेरे ख्याल से आपको ताप प्रवणता या थर्मोक्लाइन इसमें समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके अलावा दूसरा देखो एक चीज़ और समझ लेना, जो हमारा विषुवत रेखा, मान लो ये ग्लोब है, ग्लोब का जो बीच का पॉइंट था विषुवत रेखा थी, इस पे आप देखोगे टेम्परेचर, क्योंकि सबसे ज़्यादा सूरज की प्रकाश यहाँ पड़ता है तो जाहिर सी बात है तापमान भी ज़्यादा होगा। लेकिन इससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे और नीचे इस साइड में भी, साउथ हेमिस्फीयर में भी और नॉर्थ हेमिस्फीयर में भी आपको टेम्परेचर यहाँ पे ज़्यादा मिलेगा। बिल्कुल एग्जैक्ट विषुवत रेखा पे आपको टेम्परेचर थोड़ा सा कम मिलेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा टेम्परेचर आपको यहाँ मिलेगा, विषुवत रेखा से थोड़ा ऊपर या थोड़ा सा नीचे। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे उधर बढ़ता जाएगा इधर बढ़ता जाएगा टेम्परेचर आपको कम मिलेगा। ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके अलावा एक पॉइंट और हम यहाँ पे समझ लेते हैं, वो क्या है, वो है महासागरीय जल की जो लवणता है वो कितनी है। ठीक है, महासागरीय जल की जो लवणता मतलब कि उसका जो खारापन होता है, क्योंकि जो महासागरीय जल है आप देखोगे जो हमने अभी डिस्कस किया था 97% वो क्या है, लवण जल है, जिसको हम यूज नहीं करते हैं खाने पीने में, अपने डेली लाइफ के अंदर उसको हम यूज नहीं करते हैं। तो लवणता, महासागरीय जल की लवणता कितनी है वो हम चेक करेंगे। लवणता का मतलब सीधा सा क्या है कि नमक की मात्रा उसके अंदर कितनी है उस पानी के अंदर, ये इससे पता चलता है हमें, यानी नमकीन कितना है पानी।
ठीक है। सबसे ज़्यादा देखो नमक की मात्रा महासागरीय जल के अंदर होती है, और उस नमक के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में जो क्या मिलेगा वो आपको मिलेगा, जो कुछ चीज़ें होती है मुख्यतः उसके अंदर सबसे मेन आपको जो मिलेगी लवणता के अंदर, समुद्र महासागरीय जल की जो नमक है उसके अंदर क्लोरीन की मात्रा आपको सबसे ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, उसके अलावा सबसे पहले आप लेके चलेंगे क्लोरीन, फिर उसके बाद सोडियम। ये दो चीज़ें आपको पानी में सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलेंगी। अगर एग्जाम में पूछ लेता है कि नमक के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या मिलेगा महासागरीय जल के अंदर, तो हम ऑप्शन लगाएंगे क्लोरीन। सोडियम आपने बहुत बार सुना होगा, हम नमक खाते हैं उसके अंदर भी सोडियम की मात्रा हमें मिलती रहती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मात्रा में आपको मिलेगा क्लोरीन, उसके अलावा सोडियम, उसके अलावा फिर तीसरे नंबर पर जो मिलेगा आपको सल्फेट मिलेगा, फिर मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया, ब्रोमीन हो गया, बोरेट हो गया, स्टार्ट्रियम हो गया। ठीक है, ये आपको वहाँ पे मिलेंगे। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके अलावा आप एक आखिरी पॉइंट है जो लवणता के बारे में है, वो क्या है कि जो हमारा समुद्र है, जो महासागर है, उसके अंदर सामान्य तो उसका जो टेम्परेचर होता है वो कितना होगा, वो होगा 33 से लेके आप देखोगे 37 डिग्री एक आम टेम्परेचर आपको वहाँ पे मिलेगा महासागरीय जल का, सामान्यतः मिलेगा। कुछ जगह पे आपको ज़्यादा मिलेगा, कुछ जगह पे कम मिलेगा। इसका कम और ज़्यादा होने का कारण क्या है? सबसे पहला जो कारण होगा वो होगा कि वहाँ पे जो नदियों का जल है वो और बर्फ़ का वो अगर ज़्यादा मिल रहा है जिस भी एरिया में महासागर के अंदर, वहाँ पे आप देख रहे हैं टेम्परेचर जो आपको मिलेगा, सॉरी लवणता जो मिलेगी, मैं यहाँ पे टेम्परेचर की बात नहीं कर, लवणता की बात कर रहा हूँ कि समुद्र के अंदर पानी के अंदर लवणता कितनी है, नमक की मात्रा मुख्यतः कितनी है। सीधा सीधा बात करें तो 33 से 37% एक सामान्यता मिलती है। जहाँ पे नदियों का पानी, बर्फ का पानी मिलेगा वहाँ पे ये आपको कम मिलेगी, लेकिन जहाँ पे वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, जैसे कि हमारे विषुवत रेखा के आसपास के एरिया में, वहाँ पे ये आपको ज़्यादा मिलेगी। ये आपको पॉइंट मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो कौन सी है और कहाँ मिलती है, सबसे ज़्यादा आपको जो मिलेगी वो कहाँ मिलेगी, मृत सागर के अंदर, मृत सागर के अंदर मिलेगी, सॉरी टर्की के अंदर मिलेगी। टर्की की जो वान झील है, जो झील है वहाँ की तुर्की देश में, वहाँ पे मिलेगी। और कितनी मिलेगी, 330% आपको लवणता वहाँ पे मिलेगी। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगी, तुर्की के अंदर, टर्की की जो वान झील है वहाँ पे मिलेगी। ठीक है, उसके अलावा जो दूसरे नंबर पे जो मिलेगी वो मिलेगी आपको कहाँ पे, एक है मृत सागर और एक है ग्रेट सोल्ट झील लेक, जिसको हम बोल देते हैं आमतौर पे। ठीक है, दूसरे नंबर पे कहाँ मिलेगी, वो मिलेगी आपको मृत सागर में। और यहाँ पे कितनी मिलेगी, 238%। और मृत सागर कहाँ मिलता है हमारा, कहाँ पे है, ये इजराइल के अंदर है। और इजराइल और फिलिस्तीन आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा के अंदर, क्योंकि उनमें युद्ध सा थोड़ा हो रखा है, कब्जे को लेकर और एक मस्जिद को लेकर, जो बड़े ही चर्चा में चल रही है आज के दिन में। इजराइल के अंदर मृत सागर है, 238% आपको वहाँ पे मिलेगा। उसके अलावा तीसरा सबसे ज़्यादा मिलेगा ग्रेट सोल्ट लेक। ठीक है, इसके अंदर कितना मिलेगा आपको, 220 डिग्री आपको यहाँ पे मिलेगा। और ये कहाँ पे है, ये उत्तरी अमेरिका या कह सकते हैं यूएसए के अंदर, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के अंदर आपको ये झील मिलेगी। तो मुख्यतः 3 झीलें एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछी गई, लगभग सभी ने, एचएससी हो या सेंटर का कोई एग्जाम है, सभी ने इसके बारे में पूछा है कि सबसे ज़्यादा लवणता कौन सी झील में मिलती है। सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगी, टर्की की वान झील में मिलेगी। दूसरे नंबर मृत सागर है 238 और ग्रेट सोल्ट लेक 220। ये एग्जाम के अंदर पूछ सकता है और सीधा ही क्वेश्चन बनेगा और आप आराम से इसका आंसर दे देंगे यहाँ से। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा एक टॉपिक और इसी के अंदर है कि जो सबसे ज़्यादा लवणता है वो कहाँ पे है, वो आपको आप देखोगे सबसे ज़्यादा मिलेगी आपको 15 से 20 डिग्री अक्षांश में, सबसे ज़्यादा। 0 डिग्री की बात नहीं कर रहा, विषुवत रेखा की बात नहीं कर रहा इक्वेटर पे, मैं कह रहा हूँ जो मैंने अभी पीछे बताया था 15 से 20 डिग्री पे जाके आप देखोगे आपको लवणता ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, उसके बाद जो 20 से ऊपर का एरिया है वहाँ पे आपको कम मिलेगी। या फिर हम बात करें 30 से लेके 60 के आसपास या 35 से लेके 60 के आसपास, यहाँ पे आपको फिर से लवणता ज़्यादा मिलेगी। फिर ध्रुवीय एरिया के आसपास में आपको फिर ये कम मिलेगी।
तो ये पॉइंट मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ये महासागरीय जल के बारे में था, मुख्य छोटी छोटी चीज़ें थी जो जरूरी है, एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, वो मैंने इसके अंदर आपको क्लियर कर दिया है। तो अगर कोई डाउट है इसके अंदर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी आज के लिए थैंक यू सो मच।